तो अभी क्या चल रहा है आप लोग का? यस सर। अभी क्या चल रहा है आप लोग का? हम्म। फॉर्मेशन ऑफ तो कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी का क्वेश्चन आंसर किया था। ओके, इतना चल रहा और है भी अभी कुछ आप बता। लोग के। अच्छा, तो फॉर्मेशंस ऑफ कंपनी जो पार्ट 2 है बीएसटी में आप लोग का, बिजनेस स्टडीज, इसमें कंपनी के बारे में हम लोग सीख रहे थे। और कंपनी का हम लोगों ने देखा दो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस। मेमोरेंडम में क्या होता है? 6 क्लॉज होता है। उसमें क्या क्या होता है? नेम होता है, और क्या होता है? सिचुएशंस होता है, और क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, कैपिटल क्लॉज होता है, एंड सब्सक्रिप्शंस क्लॉज होता है, एंड लायबिलिटी क्लॉज होता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस में इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में होता है। मिस मीटिंग कब बुलानी है, मीटिंग कब कब होनी है, प्रॉक्सी क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट कैसे होगा, इन सब सारी बातों लिखी हुई रहती है। और जो फॉर्मेट है एक आपके बुक में दिया हुआ भी है। आज हम लोग दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश पहले समझेंगे, आखिर डिस्टिंग्विश करके देखेंगे जो दोनों में फर्क क्या है। तो अपने को देखना है जो ये दो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस, दोनों में क्या फर्क है। तो ऑब्जेक्टिव्स, पहली बात यहां पे देखना है अपने को, ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, मेमोरेंडम का ऑब्जेक्टिव्स क्या है एंड आर्टिकल्स का। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता है। ऑब्जेक्ट मतलब पर्पस, किस पर्पस के लिए कंपनी को फॉर्म किया जा रहा है, इसके बारे में बात करता है ऑब्जेक्ट्स। उद्देश्य, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पे पर्पस लिख लीजिए। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है सो रूल्स ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट, ये आपका रूल्स ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट है। इस कंपनी को कैसे मैनेज किया जाएगा, इसके बारे में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस में लिखी जाती है। कहने का मतलब जो कंपनी की ऑब्जेक्टिव्स है उसको कैसे अचीव किया जाएगा, यह बात लिखी होती है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस में। हाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी आर टू बी अचीव्ड, यह हाउ द ऑब्जेक्टिव्स, कैसे अचीव करेंगे ऑब्जेक्टिव्स को, यह बात कौन बोलता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स में ये बात समझे। फिर समझे पोजीशंस, यह मेन डॉक्यूमेंट होता है। एक हम लोग का एमसीक्यू भी आया था या ट्रू फॉल्स आया था, उसमें पूछा था जो मेन डॉक्यूमेंट कौन होता है, आर्टिकल्स होता है कि मेमोरेंडम होता है? मेमोरेंडम होता है, क्योंकि मेमोरेंडम के बेस पे ही आर्टिकल्स लिखी जाती है, और मेमोरेंडम के बियॉन्ड कुछ भी बातें नहीं हो सकती है। तो मेन डॉक्यूमेंट होता है। एंड आर्टिकल्स जो होता है बच्चे मेरे, सब्सिडियरी डॉक्यूमेंट होता है। किसका? मेमोरेंडम का भी होता है प्लस कंपनी एक्ट का भी होता है। और यहां पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब कंपनी की बात करते हैं तो एक कंपनी एक्ट का सबऑर्डिनेट होता है। कंपनी एक्ट में जो बात लिखी हुई है उसके बियॉन्ड तो मेमोरेंडम में भी नहीं हो सकता है, आर्टिकल्स में भी नहीं हो सकता। अगर होगा तो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। तो सबसे ऊपर कंपनी लॉ, फिर मेमोरेंडम, फिर आर्टिकल्स। अब रिलेशनशिप क्या है?
अक्सर हम लोग रिलेशनशिप देखते हैं, हर बातों में रिलेशनशिप का मसला आता ही है। यह जो रिलेशंस है यह डिफाइंस करता है कंपनी एंड आउटसाइडर, इन दोनों के बीच में मसले को रिजॉल्व करता है। तो रिलेशनशिप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताता है कंपनी विथ आउटसाइडर्स, बैंक के साथ कैसे डीलिंग होगी, ऑब्जेक्ट मीन्स ऑब्जेक्ट क्या है, और एनीथिंग कुछ भी ऐसा किया जाएगा कंपनी के द्वारा जो ऑब्जेक्ट में नहीं लिखी हुई है वो अल्ट्रा वायरस होगा। और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा, वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा। तो सर क्या करना चाहिए, कोई भी व्यक्ति को कंपनी के साथ डीलिंग करते हुए उसको एक बार आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रीड करना चाहिए। तो कंपनी एंड आउटसाइडर के बीच में रिलेशनशिप के बारे में बताता है। और ये पहले ही देखे हैं, इंटरनल है। तो मेंबर एंड कंपनी, मेंबर किसको बोलते हैं, जो शेयर होल्डर्स होता है। अब पूछ रहा है वैलिडिटी, मेमोरेंडम की वैलिडिटी क्या है, तो मैंने तो पहले ही बोल दिया भाई, अगर कुछ भी चीजें लिखी गई है जो कंपनी लॉ के बियॉन्ड है तो वह इनवैलिड हो जाएगा। एक्ट्स बियॉन्ड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस आर इनवैलिड, कुछ भी बातें अगर मेमोरेंडम से बाहर जाके की जाएगी तो इनवैलिड हो जाएगा। एंड कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन बाय यूनानिमस वोट ऑफ मेंबर्स, सारे मेंबर्स आके वोट दे देंगे फिर भी वह रेटिफिकेशन से नहीं हो सकता है। जैसा कि हमने रेटिफिकेशन के बारे में बताया था क्या होता है, मिस पुरानी कोई बातों को रेटिफाई कर देना, सहमति कर देना। तो अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से बियॉन्ड कोई बात की जाएगी, मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट्स में नहीं लिखी हुई है और कंपनी वैसा काम कर लेती है, तो उस मेंबर जो है कंपनी का वह भी उसको रेटिफाई सहमति नहीं दे सकता है और वह इनवैलिड का इनवैलिड ही रहेगा। लेकिन आर्टिकल्स में जो भी कुछ ऐसी बातें हैं वह बियॉन्ड हो गई, कुछ भी ऐसा कार्य कंपनी के द्वारा बियॉन्ड द आर्टिकल्स मीन्स आर्टिकल्स के बाहर के जाके की जाती है, उसको रेटिफाई किया जा सकता है। किसके द्वारा, मेंबर के द्वारा। मेंबर कौन होता है, जो पैसा लगाता है कंपनी में, उसको शेयर होल्डर भी बोलते हैं। तो पहले भी मैंने बोला बच्चे, ये जो आर्टिकल्स होता है वह वायलेट नहीं कर सकता है, वायलेट मतलब उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकता है। किसके अगेंस्ट में, मेमोरेंडम के अगेंस्ट में। तो अभी हम लोगों ने बच्चे देखा, ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से समझा, पोजीशन के हिसाब से, रिलेशनशिप के हिसाब से, वैलिडिटी। अब नेसेसिटी, कंपनी बन ही नहीं सकती है विदाउट मेमोरेंडम, तो कंपनी को इनकॉर्पोरेशन करने के वक्त ये जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, बेस डॉक्यूमेंट है, यह जमा करना पड़ता है। और इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी टू फाइल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये अडॉप्ट करता है, वो टेबल एक होता है बना बनाया, उसमें डायरेक्टर्स का नेम डाल के उसको अडॉप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, फॉर्मेट होता है। तो ये डिस्टिंग्विश था किसके बीच में, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के बीच में। अब एक हम लोग आज पुनः एक नया टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, वन पर्सन कंपनी। सर वन पर्सन कंपनी आप तो बता रहे थे सर, मतलब कंपनी बनाने के लिए कम से कम 2 मेंबर होना चाहिए प्राइवेट कंपनी, अगर पब्लिक कंपनी बनाएंगे तो कम से कम 7 होना चाहिए। लेकिन आज आप बात कर रहे हो वन पर्सन कंपनी की। हाँ, वन पर्सन कंपनी, इंडिया में एक जे ईरानी कमेटी बैठी थी, जे ईरानी कमेटी बैठी थी और इन्होंने रिकमेंड किया था ओपीसी के बारे में। ओपीसी मतलब वन पर्सन कंपनी, और उन्हें सजेस्ट किया था जो वन पर्सन कंपनी बनाने की भी परमिशन दी जाए। तो with the implementations of the Companies Act 2013, a single person could constitute a company under the one person company concept. और यह एक लीगल सिस्टम है,
वह इनकरेज करता है किसको? इनकरेज मतलब प्रोत्साहित करता है छोटे छोटे माइक्रो बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर को। सर इसका फायदा क्या है? सिंपल, अभी देखिए कंपनी वाले में कितना लीगल आर्टिकल्स मेमोरेंडम यहाँ भी होगा, बट उसमें कंप्लायंस ज्यादा होता है, यहाँ पे छोटा कंप्लायंस को कम किया। तो ये लीगल रिजीम्स थ्रो एग्जेम्पशंस, एग्जेम्पशंस मतलब छूट, स्मॉल एंटरप्रेन्योर को बहुत सारे छूट दिया गया, क्योंकि कंपनी बनाने में और मैनेज करने में कंसिडरेबल टाइम, एनर्जी एंड रिसोर्स लगता है ऑन ए कॉम्प्लेक्स लीगल कंप्लायंस। जैसा कि आप बात कर रहे थे, हम कंप्लायंस बहुत स्ट्रांग रखना पड़ता है कंपनी वाले में, इसीलिए हम लोग कंपनी पे विश्वास करते हैं। 1% कंपनी में ओनली 1% एज ए मेंबर होता है। एक सवाल उठ सकता है आपके मन में, जहन में, सर ये 1% कंपनी होगा, कौन होगा? नेचुरल हो सकता है कि आर्टिफिशियल हो सकता है? सिंपल सी बात है, या स्मॉल इंटरप्रेन्योर को प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो कॉर्पोरेट फॉर्म ऑलरेडी पहले से बिजनेस डेवलप करके रखा है उसके लिए नहीं है वन ओपीसी, छोटे छोटे बिजनेसमैन के लिए है। बस इंडिविजुअल इंडिविजुअल ओनली इंडिविजुअल जो है सो ओपीसी बन सकता है। दैट 1% विल बी ए शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर होगा। और ऑल द बेनिफिट्स ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसको अवेलेबल होगा। सेपरेट लीगल एंटिटी हम लोग पढ़ के आए थे चैप्टर 2 में, लिमिटेड लाइबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, ये सारी बातें, लिमिटेड लाइबिलिटी, बिजनेस लाइबिलिटी, इसका फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं। इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन। और बच्चे मैं यहां से बता दो, नेचुरल पर्सन होना चाहिए। नेचुरल हम लोगों जैसा, मतलब नेचुरल किसको बोलते हैं? जो गॉड गिफ्टेड होता है ना, उसी को बोलते हैं ना। यस सर। हम सर लोग गॉड गिफ्टेड है एक ना। क्वेश्चन, सर एक क्वेश्चन था कि इस कंपनी को फॉर्म करने का नहीं अभी फायदा क्या जस्ट हुआ? नहीं, जस्ट लेट मी कंप्लीट। ये कभी हरकत मत कीजिएगा ऐसा। पूरी क्वेश्चन मेरे को पहले पढ़ाने दीजिए, फिर मैं बताता हूँ ना, सारी बातें क्लियर हो जाएगी आपकी डाउट। और पढ़ा देने के बाद डाउट रह जाता है तो पूछिए। ये नेचुरल पर्संस, इंडियन सिटीजन्स, और मैंने तो जवाब दिया ही आपको। ओपीसी का फायदा लो कंप्लायंस और छोटे छोटे बिजनेसमैन को इंटरप्रेन्योर बनाने के लिए किया गया, लाइबिलिटी को लिमिटेड किया गया है। कंसंट्रेट कीजिए, फोकस कीजिए। नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए एंड रेसिडेंट इन इंडिया होनी चाहिए। ऐसे लोग नेचुरल पर्संस, इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया, अगर कोई विदेशी आके सोचेगा ओपीसी बना ले, दैट इज नॉट पॉसिबल। इनकॉर्पोरेट कर सकता है 1% कंपनी, कौन? नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, रेसिडेंट इन इंडिया, सब प्लस होगा। और ओपीसी में वन बंदा तो हुआ ही मेंबर, शेयर होल्डर, एक और बंदे को नॉमिनी के रूप में सिलेक्ट किया जाता है। नॉमिनी, बैंक अकाउंट में नॉमिनी होता है ना, हर कोई अपने नॉमिनी लगाता है ना। तो 1% कंपनी में एक नॉमिनी भी होना चाहिए। तो रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब, अब यहाँ पे ऊपर में तो था रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। तो जो स्टे करता है इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज, 182 दिन, इमीडिएटली प्रीसीडिंग मीन्स जिस साल में ओपीसी की बात हो रही है, तो रेसिडेंट इन इंडिया हम लोग पिछले साल में जाके देखेंगे क्या हुआ, बंदा या बंदी 182 दिन 182 डेज इंडिया में स्टे किया है क्या? अगर इंडिया में 182 डेज स्टे नहीं किया है तो रेसिडेंट इन इंडिया नहीं होगा और वह ओपीसी नहीं बना सकता।
पहला कंसेप्ट। दूसरा, कोई भी नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, रेसिडेंट इन इंडिया, ओनली वन ओपीसी बना सकता है। लेकिन अदर वाले केस में ऐसा नहीं था। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कोई भी किसी को बनानी है नॉर्मल वाली, तो कितना भी मन हो, जितना भी मन हो, 500, 1000, जितना भी हो बना सकते हैं, नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन दैट। बट ओपीसी ओनली वन, क्योंकि स्मॉल 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 बिजनेसमैन को इंटरप्रेन्योर इनकॉर्पोरेट करने के लिए, कॉर्पोरेट फॉर्म में बिजनेस करने के लिए अलाउंस दिया गया। इस बिजनेस कल्चर डेवलपमेंट हो, छोटे छोटे लोग भी बड़े हो जाएं, इसके लिए ओपीसी लाई गई। और ये जो नेचुरल पर्सन होगा, बीइंग मेंबर इन 1% कंपनी इन अकॉर्डेंस विथ रूल सो एंड सो है। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 102 डेज का, वह होना चाहिए। माइनर कभी भी नहीं बन सकता है। नो माइनर शैल बिकम ए मेंबर और नॉमिनी। ये जो माइनर ना ही मेंबर बनेगा, ना ही नॉमिनी बनेगा 1% कंपनी का। ये सेक्शन 8 कंपनी भी नहीं बन सकती। सेक्शन 8 कंपनी जो ट्रस्ट जिसका ऑब्जेक्ट होता है प्रमोट करना, प्रमोशंस ऑफ साइंस, रिलीजन्स, आर्ट्स, कल्चर, चैरिटेबल एक्टिविटीज वाली जो सेक्शन 8 कंपनी होती है, जैसे ही सेक्शन 8 कंपनी का नाम आवे दिमाग में तो सोच लेना मेरे बच्चों, यह चैरिटेबल एक्टिविटीज वाली कंपनी है। अपने पढ़े थे ना सेक्शन 8 कंपनी चैप्टर 2 में, पढ़े है ना? भूल गए लगता है। तो ओपीसी के बारे में बात कर रहे हैं बच्चे अपने। तो पहला चीज कौन होना चाहिए? नेचुरल पर्सन्स, इंडियन सिटीजन्स, रेसिडेंट इन इंडिया। और यह जो ओपीसी होता है मेरे बच्चों, एनबीएफसी, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाली एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। और यह जो कंपनी है, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट भी नहीं करनी चाहिए। सर कहां लिखा हुआ है नहीं? यहां पे लिखा हुआ है नहीं। cannot carry out NBFC including investment in securities of any body corporates। सर NBFC क्या होता है? NBFC मीन्स नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सर नहीं समझ में आया तो पहले बैंकिंग को समझिए, फिर नॉन बैंकिंग समझ में आ जाएगा। बैंकिंग किसको कहते हैं? बैंक को डिफाइन किया गया है बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 में। वहां पे बैंक के बारे में कहा गया है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। वो पब्लिक से डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करती है, डिमांड डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करती है, करंट अकाउंट भी खोलती है, सेविंग अकाउंट भी खोलती है, और पब्लिक को पैसा भी देती है लोन पे। पर जो बच्चे एनबीएफसी होता है वह नॉर्मल रेकरिंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ऑपरेट नहीं कर सकती। तो सर क्या करती है? यह सिर्फ और सिर्फ लोन प्रोवाइड कर सकती है, मींस प्रोवाइडिंग फंड इंटरेस्ट पे जनरल पब्लिक को। तो इसीलिए बोले इसको नॉन बैंकिंग। इसके पास पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत कमाया है, नॉन बैंकिंग बना लेगी और पब्लिक को पैसा देगी, उस पर ब्याज कमाएगी, या शेयर में पैसा लगा देगी, शेयर में पैसा कमाएगी। तो उसको बोलते हैं मेरे बच्चों एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ओपीसी कभी भी कैरी ऑन नहीं कर सकती है। कौन सी बिजनेस? एनबीएफसी की बिजनेस और शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाली बिजनेस, किसी शेयर को खरीदने वाली बिजनेस नहीं कर सकती। और यह कंपनी अपने आप को कन्वर्ट भी नहीं कर सकती है इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी अनलेस 2 years एक्सपायर्ड। अगर एक बार ओपीसी बन गया मेरे बच्चों, तो वह कन्वर्ट नहीं हो सकता है अदर कंपनी में जब तक कि 2 साल एक्सपायर ना हो जाए। 2 साल बीतने के बाद ही फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा उसके बाद ही, या पहली बात
2 साल बीत जाने के बाद ही कन्वर्ट कर सकती है, या उसका जो पेड अप शेयर कैपिटल है वह लिमिट, जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वह एक्सीड कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, इतना बियॉन्ड 50 लाख, 50 लाख पेड अप कैपिटल या एवरेज एनुअल टर्नओवर एक्सीड कर जाता है 2 करोड़, तो वो अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है। ओपीसी की टर्नओवर जैसे ही 50 लाख से एक्सीड कर जाएगी या टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड कर जाएगी, तो ऑटोमेटिकली उसको जो है सो कन्वर्ट हो जाएगी, कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें, नॉर्मल कंपनी में, या अगर आप वॉलंटरली चाहते हैं तो कम से कम 2 साल बीते जाने के बाद ही ऐसा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ओपीसी के बारे में चर्चा किया। अब सवाल था रोहित का, सर क्यों करते हैं? अब रोहित जवाब आप दीजिए, अब हमको क्यों करते हैं बताइए, जवाब मिला आपको कि नहीं मिला? यस सर, मिल गया। हाँ, तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों कभी भी पैसेंस को लूज नहीं करना चाहिए। टॉपिक स्टार्ट हुआ मतलब सारी बातें की जाएगी, अधूरा नहीं छोड़ी जाएगी। आज तक कभी ऐसा हुआ कोई कंसेप्ट में अधूरा देकर छोड़ दिया, मतलब पूरी पूरी बात नहीं बताया? नो सर। तो अभी आज क्यों लगा ऐसा, जो सर बीच में ही सर को रोक ले, कहीं सर नो भाग जाएंगे? सर, एक्चुअली सर वो मैंने जस्ट एक बार वैसे, वो सर क्या बोलते, लिमिटेड लाइबिलिटी मैंने सुना नहीं था ना, तो अच्छा मैंने अच्छा सोचा इससे अच्छा तो सोल प्रोप्राइटर क्यों नहीं होना चाहिए। अच्छा, लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, कॉर्पोरेट फॉर्म हो गया, कंपनी एक्ट के अंदर में रेगुलेशन में आ गया, लोग इस पे विश्वास ज्यादा करेंगे। और सबसे बड़ी बात लिमिटेड लाइबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, ये सारी बातें आ गई। एक टॉपिक और बचा हुआ है, उसको भी आज इसको खत्म करते हैं। आज इस चैप्टर को इतिश्री रेवाखंडे समाप्त वाचा करते हैं। 2 चीज क्लियर कर लिए, अब तीसरी चीज में जा रहे हैं हम लोग। एक जो बहुत अहम बात है, जो हमारे चैप्टर 8 में जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने सोचा इसको लास्ट में करेंगे, कैपिटल सब्सक्रिप्शंस। पूरी कंपनी के खेल मेरे बच्चे जो है, पूरी बिजनेस के खेल कैपिटल पे आती है, और सब्सक्रिप्शंस, यहाँ पे बात सब्सक्रिप्शंस को समझेंगे होता क्या है। सब्सक्रिप्शंस, हमने कैपिटल के बारे में बात किया था, अथोराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, इशूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ऐसे 12th क्लास में जाएंगे तो बहुत इस पे अकाउंटिंग में बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कैपिटल के बारे में लेके। हम लोग सिंपली जानते हैं पैसा कौन लगाता है बिजनेस में, ओनर लगाता है। और किसी बिजनेस में अगर होता है तो अगर प्रोप्राइटरशिप होता है तो वहां पे कैपिटल कहा जाता है, अगर पार्टनरशिप होता है तो पार्टनर्स कैपिटल कहा जाता है, और कंपनी जब होता है मेरे बच्चों तो शेयर कैपिटल कहा जाता है। इतनी बात लिख लीजिए, कैपिटल सब्सक्रिप्शन के बगल में लिख लीजिए शेयर कैपिटल। तो अब समझते हैं शेयर कैपिटल। सर ये हम तो आपको बताया कि 2 तरह का कंपनी होता है, एक होता है पब्लिक होता है, एक प्राइवेट होता है, और इसी पब्लिक और प्राइवेट के बीच में गवर्नमेंट भी आ सकती है, वो तो बाद में बात कर लेंगे अपने। तो पब्लिक होता है या प्राइवेट होता है? तो हमने प्राइवेट कंपनी में देखा था, जो प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक से कैपिटल रेज नहीं कर सकती, ओनली पब्लिक कंपनी जो है रेज कर सकती है। पब्लिक कंपनी ही, 1 मिनट, रुकिए, कुछ हुआ। हाँ, आज क्लास है क्या? 10 बजे से है ना? ओके। तो पब्लिक कंपनी कैन रेज द रिक्वायर फंड्स फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक मतलब जनरल पब्लिक, कैसे? बाय मींस ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज। तो सर सिक्योरिटीज क्या होता है? शेयर्स और डिवेंचर। जो शेयर में पैसा लगाता है वह शेयर होल्डर कहा जाता है, जो डिवेंचर में पैसा लगाता है वह डिवेंचर होल्डर कहा जाता है।
तो शेयर जो होता है कैपिटल फंड होता है मेरे बच्चों, ध्यान देना, शेयर जो होता है कैपिटल फंड होता है, और डिवेंचर जो होता है लोन फंड होता है। उस पे इंटरेस्ट दिया जाता है, क्या दिया जाता है? ब्याज। तो आप पूछेंगे सर शेयर पे क्या दिया जाता है? शेयर पे डिविडेंड दिया जाता है। तो इंटरेस्ट देना कंपलसरी होता है? हाँ कंपलसरी होता है। तो डिविडेंड डिक्लेयर करना कंपलसरी होता है? नहीं कंपलसरी नहीं होता है। वो डिपेंड करता है, कंपनी को प्रॉफिट होगी तो देगी, नहीं होगा तो नहीं देगी। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करता है एंड शेयर होल्डर्स मीटिंग में अप्रूव करता है। पब्लिक कंपनी को इशू ऑफ सिक्योरिटीज करने के लिए एक प्रोस्पेक्टस इशू करनी पड़ती है। प्रोस्पेक्टस आज समझेंगे प्रोस्पेक्टस होता क्या है। आप स्कूल कॉलेज में एडमिशन लिए होंगे, प्रोस्पेक्टस दी जाती है ना, इसमें सारी बातें लिखी रहती है ना, टर्म्स एंड कंडीशंस, कॉलेज की हिस्ट्री, बहुत सारी बातें लिखी रहती है। 10 मिनट में क्लास ले रहे हैं, बहुत सारी बातें लिखी रहती है। तो प्रोस्पेक्टस क्या होता है? इसके द्वारा इन्विटेशंस की जाती है टू द पब्लिक to subscribe to the capital of the company and undergo various other formalities. पब्लिक कंपनी को जब भी पैसा पब्लिक से लेना होगा तो क्या करेगी? प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, और उस प्रोस्पेक्टस के माध्यम से इनवाइट करती है पब्लिक को। और कॉलेज में भी क्या होता है, स्कूल में क्या होता है, प्रोस्पेक्टस के द्वारा बच्चे को बताई जाती है और उसे कन्विंस किया जाता है, जो आप आओ मेरे एडमिशंस लो, मैं ये फैसिलिटीज दूंगा। सेबी अप्रूवल क्या होता है? कोई भी कंपनी अगर पब्लिक इशू जनरल पब्लिक को, तो उसको लिस्टिंग कराना पड़ता है शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में। अगर जनरल पब्लिक को ऑफर करेगी इन्विटेशंस टू, in that conditions they are required to get in principle approval from the recognized stock exchange and सेबी को एप्लीकेशन दी जाती है। और स्टॉक मार्केट का जो रेगुलेटर है, कैपिटल मार्केट का जो रेगुलेटर है, मैंने कई क्लास में बात किया भी होगा, वह सेबी है। मनी मार्केट का रेगुलेटर आरबीआई है, और टेलीकॉम का ट्राई है, इंश्योरेंस का IRDAI है। तो इनका काम होता है सेबी का प्रोटेक्ट करना इन्वेस्टर, डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशंस एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शंस। एक जो पब्लिक कंपनी होती है, इनवाइटिंग फंड्स फ्रॉम जनरल पब्लिक मस्ट मेक एडुकेट डिस्क्लोजर्स ऑफ ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशंस। इस कंपनी के बारे में सारी वास्तु स्थिति को डिस्क्लोज करनी पड़ती है, और कोई भी जो मटेरियल इंफॉर्मेशन है उसको छुपाना नहीं पड़ता है, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर को मालूम होना चाहिए। और इसलिए प्रायर अप्रूवल फ्रॉम सेबी इज रिक्वायर्ड। किसी को भी अगर पब्लिक इशू करना है, अगर फंड रेज करना है किससे, पब्लिक से, तो सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है। अब फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस होता क्या है? प्रोस्पेक्टस को फाइल करना पड़ता है। ए कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन न्यू प्रोस्पेक्टस इज फाइल्ड विद द आरओसी। और हम लोग जानते हैं कि आरओसी जो है सो कंपनी का रेगुलेटर है, और कंपनी की स्थापना आरओसी के ही सिग्नेचर से होती है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशूड बाय आरओसी। अब एकदम प्योर डेफिनेशंस में आ रहे हैं। सर प्रोस्पेक्टस होता है क्या है? प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है? प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है जो डिस्क्राइब करता है या इशूड एज ए प्रोस्पेक्टस, जिसमें कोई नोटिस हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, एडवर्टीजमेंट हो सकता है, और जो इनवाइट करता है डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, या इनवाइट ऑफर करता है फ्रॉम द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मीन्स आके पैसा लगाओ, सब्सक्राइब करो, परचेज करो, क्या
सब्सक्राइब करो और परचेज करो एक ही बात है। सिक्योरिटीज इसको अलग भाषा में कह रहे हैं। इनवाइटेशंस देना, इनवाइट करना टू द पब्लिक टू अप्लाई फॉर सिक्योरिटीज or to make deposits in the company. Investors make up the minds about investment in the company primarily on the basis of the information's content in this document. कौन सा डॉक्यूमेंट? प्रोस्पेक्टस। इसीलिए कोई भी मिस स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए प्रोस्पेक्टस में। मिस स्टेटमेंट मतलब जो स्टेटमेंट मिस मतलब रॉन्ग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, किसी इंफॉर्मेशन को छुपा लेना, उसको कहते हैं मिस स्टेटमेंट। और जितने भी मटेरियल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है उसका डिस्क्लोजर होना चाहिए, फुल्ली डिस्क्लोज्ड। और पब्लिक इशू करने के लिए मेरे बच्चों, अगर शेयर मार्केट में अगर किसी भी कंपनी को अगर पब्लिक इशू करनी है, जनरल पब्लिक से पैसा उठानी है, उसके लिए उसको बैंकर से अपॉइंट करना पड़ेगा, ब्रोकर से अपॉइंट करना पड़ेगा, अंडरराइटर से अपॉइंटमेंट करना पड़ता है। बैंकर्स, ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स। बैंकर्स, ब्रोकर्स मान ली शेयर इशू कर रहे हैं तो ब्रोकर्स की जरूरत होगी। अंडरराइटर्स, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की एक क्राइटेरिया है, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब नहीं होती है तो वो अंडरराइटर जो है सो दैट पार्ट लेता है। दूसरे क्लास में इसको बहुत एक्सप्लेन करेंगे अभी। तो रेजिंग ऑफ फंड्स फ्रॉम द पब्लिक इज ए स्टिपुलस टास्क, मींस एक डिफिकल्ट टास्क है। तो पहला प्रोसेस होता है एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है बाय बैंकर्स। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करना है तो कौन करेगा? बैंकर्स करेगा। बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है, पैसा सब उसी अकाउंट में जाता है, एक बैंकर अपॉइंटमेंट करना होगा। और ब्रोकर्स क्या करेगा? आपको सेल करेगा, नहीं तो आपका माल नहीं बिकेगा, मतलब शेयर नहीं बिकेगा। फॉर्म को डिस्ट्रीब्यूट करता है, एप्लीकेशन फॉर्म को। कॉलेज सब क्या देखते हैं ना, एडमिशन के लिए ब्रोकर लोग विजिट करते रहते हैं। तो brokers try to sell the shares by distributing the forms and encouraging the public to apply for the shares. तो हमने देखा बैंकर्स क्या करता है, वहां पे अकाउंट खुलती है और पैसा कलेक्ट करती है, एप्लीकेशन फॉर्म भी कलेक्ट करती है। ब्रोकर्स क्या करता है? प्रमोट करता है। एंड इफ द कंपनी इज नॉट, अंडरराइटर का काम है reasonably assured of a good public response to the issue, it may appoint underwriters. अगर बहुत सारा कंपनी है जिसका बहुत अच्छा इमेज नहीं है तो क्या करेगा? अंडरराइटर से अपॉइंट करेगा। अंडरराइटर्स लिखा हुआ है, अंडरटेक करता है टू बाय दी शेयर्स इफ दीज आर नॉट सब्सक्राइब्ड बाय। और पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करेगा तो वो अंडरराइटर उसके बदले में कुछ कमीशन लेता है। और तो यहां पे अंडरराइटर्स अंडरटेक टू बाय द शेयर्स इफ दीज आर नॉट सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। इसके बदले में कमीशन लेता है, कमीशन फॉर अंडरराइटिंग। एक होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शंस। मिनिमम सब्सक्रिप्शंस क्या होता है? कंपनी मान लीजिए विदाउट एडुकेट कैपिटल स्टार्ट ना हो, विदाउट एडुकेट इनएडुकेट रिसोर्स, तो इसके लिए प्रोवाइड किया गया 90%। कंपनी मस्ट रिसीव एप्लीकेशंस फॉर ए सर्टेन मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर गोइंग अहेड विद द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। और कंपनी एक्ट कहता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन एज पर सेबी गाइडलाइंस 90% है। जो सब्सक्रिप्शन का 90% साइज ऑफ द इशू, मतलब 1 करोड़ है तो 90 लाख रिसीव हो जाना चाहिए। अगर लेस देन 90% होता है तो इस केस में अलॉटमेंट कैन नॉट बी मेड एंड एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड मस्ट बी रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स। और इसके अलावा मैंने कह रहा था ना, स्टॉक एक्सचेंज में भी एप्लीकेशन देना होता है, लिस्टिंग करानी होती है NSE BSE में। एटलीस्ट वन स्टॉक एक्सचेंज फॉर परमिशंस टू डील विद इट्स शेयर्स और डिवेंचर्स। अगर परमिशंस ग्रांट नहीं होता है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 10 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द सब्सक्रिप्शंस लिस्ट, तो अलॉटमेंट क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगा। मतलब
आपको सिंपल आपको समझ के जाना है, एप्लीकेशन स्टॉक एक्सचेंज को की जाती है और इन प्रिंसिपल अप्रूवल ली जाती है। एंड अगर बाय द वे अगर अप्रूवल नहीं आती है, फाइनल अप्रूवल 10 सप्ताह के भीतर सब्सक्रिप्शन लिस्ट बंद होने के, तो वह जो अलॉटमेंट अगर हुआ है कोई तो वाइड हो जाएगा और सारा पैसा जो एप्लीकेंट का है वो रिटर्न करना पड़ जाएगा विदिन 8 डेज। ऐसा क्यों किया गया है सर? बड़ा कड़ा नियम है। जी हाँ, क्योंकि पहले क्या होता था मेरे बच्चों, बहुत सारे लोग आते थे मार्केट में, कंपनी बनाते थे और तब आप लोगों के पास पैसा रहता था, प्रोस्पेक्टस इशू करता था, पैसा उठाता था और चंपत हो जाता था। देखिए 1 2 11, तो देखा सरकार ने नियम थोड़ा सा कानूनन स्ट्रिक्ट किया जाए। जो पैसा आपको मिला, लिस्टिंग आपने कराई, आप 10 सप्ताह के भीतर अगर नहीं कराई तो अलॉटमेंट वाइड हो गया और सारा का सारा पैसा पब्लिक को वापस कर दो, नहीं तो जेल में हम डाल देंगे। किसको? प्रमोटर को। तो एकदम 8 दिन के भीतर, अभी देखो ना आप भीतर में है ना हमारे सहारा इंडिया के चेयरमैन सर, है ना भीतर में। रोहित ही तो दिल्ली में लेके उनको बंद करके रखा है, तिहाड़ जेल में शायद रखा है। तिहाड़ जेल में रखे हो? तो सर मैंने नहीं रखा, आपने नहीं गवर्नमेंट ने रखा? अरे रखा है। यार, आपका शहर तो रखा है। तिहाड़ जेल तो दिल्ली में ही है यार। यस सर। तो आप ही ने लेकर बंद करके रखा है ना, दिल्ली वालों ने बंद करके रखा है। कोरोना का क्या खबर है दिल्ली में? सर कोरोना की खबर थोड़ी ज्यादा ही भयंकर है। बेड भी नहीं मिल रहा है? लोगों के लिए। अच्छा अच्छा, क्या नहीं मिल रहा? बेड नहीं मिल रहा है? बीमार है तो घर पे हॉस्पिटल में इलाज के लिए भी आपको बहुत लंबी लाइन लगती है। सारे हॉस्पिटल को कोरोना में चेंज कर दिया है। पापा जिस हॉस्पिटल में काम करते हैं वहाँ। ओहो। लेकिन सुने ग्राफ कुछ टीचर। फॉल कर रहा है। क्या सर? ग्राफ तो कुछ फॉल कर रहा है। हाँ सर, वैसे ठीक तो हो रहे हैं पर फिर भी अभी काफी केस तो आ ही रहे हैं, नए नए केस, और पुराने लोग भी ठीक होके कम जाए। तो सर जो पापा के यहाँ जो किचन होता था ना लोगों के लिए, 3 3 अलग अलग कैंटीन थी, उन सबको अच्छा। चेंज करके वहाँ बेड लगा दिए हैं। जो ओ, जहाँ पे वेटिंग रूम था वहाँ भी बेड लगा दिए हैं, वेटिंग रूम हटा के अच्छा अच्छा, चारों बढ़िया। तरफ। ठीक है, 1 2 महीना। ठंड कैसी है? सर ठंड ठीक ठाक है, नॉर्मल एकदम, अच्छा, नॉर्मल है। जैसे गर्म। यस सर। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स अभी हम लोगों ने बात करा था, बात समझ में आ रही है ना? आज आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं थोड़ा सा है, थोड़ा सा कुछ एडवांस सी बात हो रही है। हाँ, क्योंकि हमको चैप्टर 8 के लिए तैयार करना है आप लोगों को, तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टस, एप्लीकेशन मनी, लिस्टिंग, ये सारी बातें करनी थी मेरे को। अलॉटमेंट तो पहले क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन सब्सक्राइब करता है, मतलब शेयर जैसे प्रोस्पेक्टस देखा, एप्लीकेशन फॉर्म आया तो आप भर के जमा कर दिए, वो हो गया सब्सक्राइब करना। मतलब अब पैसा चेक लगा देते हैं साथ में, या एक एबीबीएस फैसिलिटी होती है, अब्बा जिसको बोलते हैं। अब असबा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, वो क्या होता है बताएंगे आगे। तो उसके बाद फिर कंपनी जो है सो ये सारी कंडीशंस 90% रिसीव हो जाता है तो अलॉटमेंट करती है। अलॉटमेंट मतलब हर शेयर होल्डर को, जो जो एलिजिबल शेयर होल्डर्स है, जिसने भी अप्लाई किया है उसको शेयर अलॉट करती है। और एप्लीकेशन मनी जो रिसीव होता है ये रहता है रिमेन सेपरेट अकाउंट। कब तक? रिमेन सेपरेट बैंक अकाउंट एंड मस्ट नॉट बी यूज्ड बाय द कंपनी। जब तक कि अलॉटमेंट नहीं हो जाता है उस पैसे को यूज नहीं किया जा सकता है। इन केस द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इज लेस देन द नंबर अप्लाइड फॉर। कभी कभी क्या होता है, ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। मान लीजिए 100 ही सीट है, मान लीजिए 100 करोड़ ही है, लेकिन 200 करोड़ के लिए एप्लीकेशन आ गया, तो एक्सेस को वाले को क्या रिफंड करना पड़ेगा। तो वैसे केस में शेयर्स शेयर्स अगर किसी को अलाउड हुआ है, कम हुआ है, तो बाकी के पैसे आपको वापस कर देने होंगे। और अगर नो अलॉटमेंट हुआ है, कभी कभी हो सकता है नो शेयर्स, तो देख एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो है बच्चे वो वापस कर दी जाएगी।
रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स और रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट ये साइन होना चाहिए डायरेक्टर के द्वारा, ये 30 दिन के अंदर में कर ली जाएगी। और पब्लिक कंपनी में नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटीज। A public company may not invite public to subscribe to its securities. Instead, it can raise funds through friends. यहाँ पे जो पब्लिक है बच्चे काट दीजिए, यहाँ पे गलतियां हो गई है, प्राइवेट कंपनी होगी। A private company may not invite to subscribe to its securities. नहीं, एक मिनट समझिएगा, एक मिनट समझिए। ये बोल रहा है अभी हम लोगों ने देखा जो पब्लिक कंपनी होगी अगर प्रोस्पेक्टस इशू करेगी तो जनरल पब्लिक से जो पैसा रेज कर सकती है, लेकिन यहाँ पे वर्ड यूज किया है मी। अगर यहाँ पे कैन होता तो बिल्कुल नहीं। ये पब्लिक कंपनी मे नॉट यूज कर रहा है, मतलब पब्लिक कंपनी चाहे तो क्या पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है, वह पैसा खुद से रेज कर सकती है, अपने दोस्त मित्रों यारों रिलेटिव से रेज करके कर सकती है प्राइवेट अरेंजमेंट के हिसाब से, जैसा कि प्राइवेट कंपनी के द्वारा किया जाता है वैसा अरेंजमेंट करके भी पब्लिक कंपनी चलाई जाती है। हाँ, लेकिन जनरल पब्लिक को होगा तो उस केस में आपको ये करना होगा, और इस केस में प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं पड़ती। देयर इज नो नीड टू इशू ए प्रोस्पेक्टस। इसको समझना है, जब जनरल पब्लिक को इशू करेंगे तो प्रोस्पेक्टस इशू करना है। जब पब्लिक कंपनी जनरल पब्लिक को से इन्विटेशन नहीं करती है उस केस में प्रोस्पेक्टस इशू करना जरूरी नहीं है। तब क्या होगा, एक स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस फाइल की जाएगी आरओसी के पास एटलीस्ट 3 days बिफोर द अलॉटमेंट। तो इस तरह से आपका जो चैप्टर था मेरे बच्चों फिनिश हुआ। अगर एनी रेलिवेंट क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। जी पूछिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन एक बार फिर से बता दीजिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शंस क्या होता है, सपोज कंपनी ने 100 करोड़ के लिए या 100 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स है या 100 करोड़ रेज करना है, तो यहां पे 90% जो हुआ ना मिनिमम सब्सक्रिप्शन हुआ, तो 90 लाख जो है सब्सक्रिप्शंस आना चाहिए। अब इसको और आगे समझते हैं। कभी कभी होता है एप्लीकेशन मनी में फुल अमाउंट नहीं ली जाती है। मान लीजिए 100 करोड़ की टोटल इशू आई और कंपनी ने मान लीजिए एट द रेट ऑफ 2 एप्लीकेशन पर रिसीव करना है, तो 20 लाख रिसीव करनी थी एप्लीकेशन के वक्त में, तो 20 लाख का 90% होता है 18 लाख, मीन्स 18 लाख कम से कम सब्सक्रिप्शंस आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट रेज नहीं हुआ और कंपनी को कंडीशन से पैसा जो है सो वापस कर देना होगा, रिटर्न टू द शेयर होल्डर। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट मस्ट बी रेज्ड बाय द कंपनी इन द केस ऑफ पब्लिक इशू टू द जनरल पब्लिक। आया समझ में? यस सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? सर पब्लिक कंपनी अपने आप को जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें नहीं करवा सकती अपने आप को पब्लिक लिस्ट कंपनी तो कराती ही स्टॉक है, एक्सचेंज? पब्लिक कंपनी तो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराती ही है, प्राइवेट कंपनी नहीं करा सकती है। प्राइवेट पब्लिक कंपनी दो कंपनी तरीके का हो गया, एक पब्लिक कंपनी हो गया जो जनरल पब्लिक से पैसा रेज करती है, तो वो मस्ट बी लिस्टेड। एक पब्लिक कंपनी होता है जो जनरल पब्लिक से पैसा रेज नहीं करेगी। मिनिमम 7 मेंबर चाहिए, तो 7 मेंबर ने इतना पैसा लगा दिया। अब टाटा कंपनी को कंपनी बनानी है, रिलायंस कंपनी को कंपनी बनानी है,
उसको जनरल पब्लिक से पैसा नहीं लेना है, तो उसके पास इतना पैसा है वो लगा देगा। तो उस कंडीशंस में अगर जो शेयर होल्डर है वो खुद पैसा लगाता है तो उस केस में लिस्टिंग कराना कोई अनिवार्य नहीं है। एनी अदर क्वेश्चंस? नो सर। सेशन को एंड करें। यस सर। Okay. चलिए, थैंक यू। वीडियो अपलोड नहीं किए, कर देंगे। मैं चला गया था, कल आया हूँ।